नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ईडूटेरियफ एप्लीकेशन का बिहार तथ्य संग्रह जो कि विभिन्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण और कारगर है। दोस्तों, बात करें इस पुस्तक के बारे में तो यह पुस्तक जो है वो बिहार के लगभग प्रत्येक एग्जाम को कवर करने वाली है। जैसे कि बात कर लें तो इसमें आ जाएगा दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा, उसके बाद में बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल। कहने का मतलब है कि बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी एग्जाम्स को यह पुस्तिका जो है वो कवर करने वाली है। सबसे पहले इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इसमें जो पहला अध्याय है वो है बिहार सामान्य परिचय, जिसको कि हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। उसके बाद में बिहार के इतिहास के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग मध्यकालीन बिहार और फिर आधुनिक बिहार, ये दोनों पोर्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार के भूगोल के बारे में, बिहार की अर्थव्यवस्था, और इस तरीके से करते हुए हम लोग पूरे पुस्तक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन के बारे में बात करें तो आज हम लोग दोस्तों मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आइए बिना विलंब किए चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में। और मध्यकालीन बिहार के जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग बात करें तो इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जो मध्यकालीन बिहार है उसमें कौन कौन से शासकों ने शासन किया है और कौन कौन सा वंश ने बिहार में शासन किया है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों तुर्क शासन में बिहार की स्थिति क्या रही थी। उसके बाद में जो स्थानीय वंश रहा था जिसको कि कर्नाट वंश के नाम से जानते हैं, वो वंश है। उसके बाद में सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या रही थी। फिर मुगल काल में बिहार के बारे में जानेंगे। अफगान शासन में बिहार जो कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार शासित हुआ था उसको जानेंगे। फिर उसके बाद में सिख धर्म के बारे में भी जानेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार में तुर्क शासन के बारे में। इसके संदर्भ में बात करें तो तुर्क शासन में बिहार की स्थिति कैसी रही थी, तो इसमें सबसे पहले शासन करने वाला था दोस्तों तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। इसके बारे में बात करें तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय ही बख्तियार खिलजी को जाता है। और बख्तियार खिलजी जो है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हुआ करता था। इसके बाद में बात करें तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन चल रहा था और उत्तर बिहार में है दोस्तों वो कर्नाट वंश का शासन चल रहा था। इस तरीके से बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी की जो पहली महत्वपूर्ण सफलता थी वो थी उदंतपुरी विहार अर्थात बिहार शरीफ की विजय थी। और वो विजय हुआ था दोस्तों 1198 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि बख्तियार खिलजी बिहार पर अपना पहला आक्रमण कहाँ किया था दोस्तों, वो किया था बिहार शरीफ में, जो कि तत्कालीन उदंतपुरी विहार के नाम से जाना जाता था। और बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था 1198 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो बख्तियार खिलजी ने ही उदंतपुरी के साथ में नालंदा और उसके साथ साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करवा दिया और उसके बाद में इन विश्वविद्यालय में भी आग भी लगवा दी। दोस्तों, बाहर से जितने भी आक्रमण हुए हैं उन सभी का ही उद्देश्य रहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर और भारत की आर्थिक व्यवस्था पर अटैक किया जाए। और इसी सिलसिले में जो भी बाहर से आक्रमण किया है वो सबसे पहले भारत के विद्यालयों को और यहाँ से धन संपदा को लूटने का ही प्रयास किया है। तो इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे तो उसने अर्थात बख्तियार खिलजी ने ही 1203 ईस्वी से लेकर के 1204 ईस्वी के बीच में नादिया जो कि बंगाल का हिस्सा हुआ करता था उस पर चढ़ाई कर दी। और सेन वंश की राजधानी थी दोस्तों नादिया। उस समय बात करें तो उस समय सेन वंश का शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन। कहने का मतलब है कि जब 1203-4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नादिया बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल में सेन वंश का शासन चल रहा था और सेन वंश का शासक था दोस्तों लक्ष्मण सेन जो है वो बिना लड़े ही डर करके भाग गया और बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और फिर उसके बाद में अधिकार करके लखनौती को अपनी राजधानी को बनाया। इसके बाद में बात करें तो बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही उत्तराधिकारी अलीमर्दान ने कर दी और फिर उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया गया। अब यहाँ से दोस्तों बारी खत्म होती है बख्तियार खिलजी की। और बख्तियार खिलजी के बाद में फिर स्थानीय शासन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जो स्थानीय वंश रहा था कर्नाट वंश, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये मिथिला के कर्नाट वंश था और जब पाल वंश का पतन हुआ तो पाल वंश के पतन के दौर में ही तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। इसके बाद में बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो कह रहा है कि
कर्नाट वंश के शासन का या कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि कर्नाट वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है नान्यदेव को। और कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। दोस्तों, बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश जो है वो नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर के सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। कहने का मतलब है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत में या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र पर जब विदेशी आक्रमण हुए हैं या विदेशियों ने आकर के आक्रमण किया है, तो उसमें सफलता प्राप्त करने का उस सब का श्रेय यही रहा था कि भारत का जो स्थानीय शासन चल रहा था उन्हीं लोगों में मतभेद था। आपस में एक दूसरे में बनाव नहीं था, जिसका फायदा उठा करके विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया और फिर उसमें सफल भी रहे। इस तरीके से बात करेंगे तो कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरील तुगन की अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामिनी में मिलती है या धर्मस्वामिनी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ में कर्नाट वंश का संबंध जो है वो नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो कि 1324-25 में किया था, उसी क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद में बात करेंगे गयासुद्दीन के बारे में। तो गयासुद्दीन का जो अभियान है उसके समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव हुआ करता था, और हरि सिंह देव जो है जिसका शासनकाल चला था दोस्तों 1279 से लेकर के 1335 ईस्वी तक, और वो समाज सुधारक भी हुआ करता था। इस तरीके से बात करेंगे तो नरसिंह जो है वो इस वंश का अंतिम शासक था। नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था और उसके समय में पंजी प्रबंधन पर विकास हुआ था। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या रही थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सल्तनत काल के बारे में बात करें तो दिल्ली में सुल्तान एवं मुगल शासकों के बीच में निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार जो है वो लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। कहने का मतलब है कि इन दोनों का संघर्ष का जो केंद्र बिंदु था वो बिहार ही था, और बिहार में ही ये दोनों के दोनों अर्थात दिल्ली के सल्तनत या दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के नवाबों के बीच में यहाँ पे संघर्ष हुआ करते थे। दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे तो इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान का प्रथम या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कि बिहार पर अभियान किया था। और बिहार अभियान करने के बाद दोस्तों उसने 1225 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर भी अधिकार किया, परंतु यह अधिकार जो है वो उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि बिहार पर इल्तुतमिश का ही केवल शासन बना रहा, उसके उत्तराधिकारियों ने बिहार पर कोई शासन अपना नहीं जमा पाए। इसके बाद में बात करेंगे तो तुगलक वंश में बिहार का जो सुल्तान है या तुगलक वंश में बिहार पर सुल्तानों का जब वास्तविक नियंत्रण हुआ, और फिर 1224-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर ली। इस तरीके से बारी आती है दोस्तों अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग बात कर लें। तो फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान जो कि 1359 ईस्वी में किया था उसके समय बिहार आया, और बिहार के साथ में बात करें तो पटना और गया से उसके अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। जबकि राजगीर के जैन मंदिर के बारे में बात करें तो राजगीर का जो जैन मंदिर है उसके अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का भी प्रमाण मिला हुआ है। दोस्तों, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी, और उस समय में बिहार शरीफ का नगर जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम था दोस्तों मलिक इब्राहिम, और मलिक इब्राहिम को ही मलिक बना कहा जाता था, और इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, 13वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे हम लोग बिहार में किस तरह से अफगानों ने शासन किया या किस प्रकार से अफगानों ने आक्रमण किया। सबसे पहले अफगानों के बारे में बात करेंगे दोस्तों सिकंदर लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त कर दिया। और जब सिकंदर लोदी के द्वारा दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया गया, उसके बाद में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद ही दरिया खान नुहानी के पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। और दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार भाग करके आ गया। इसके बाद में बात करेंगे तो बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया, और फिर घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। इसके बाद में हम लोग बातें करते हैं दोस्तों कुछ शेर शाह के सूरी के बारे में। तो शेर शाह के सूरी का जन्म की बात करें तो शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में, और उसके पिता का नाम हसन खां हुआ करता था, जो कि सासाराम के एक जमींदार हुआ करते थे।
इसके बाद में बात करें तो शेर शाह सूरी का जन्म या बचपन का जो नाम था वो था दोस्तों फरीद खां, और बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर शाह की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों शेर शाह ने या शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया और बिहार के क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिया या अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों उसके बाद में शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई की और फिर उसमें बंगाल को पराजित करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद में बारी आती है 1539 की। तो 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ये युद्ध हुआ था हुमायूं के और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं को वो पराजित कर दिया और फिर शेर शाह की उपाधि वो धारण कर ली। इसके बाद में 1539 के बाद में फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, और यह युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और पराजित होकर के हुमायूं निर्वासित जीवन यापन करने के लिए भाग गया। और फिर वहाँ से उसके बाद में दोस्तों जो हुमायूं वहाँ से पराजित होकर के भागा, उसके बाद में दिल्ली में सूरवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने कर दी। इसके बाद में 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। और इसका वर्णन इस घटना की वर्णन दोस्तों अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में मिलता है। और शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, उसके बाद में 1544 में मारवाड़, ये दोनों के दोनों क्षेत्र को विजय कर लिया। और फिर 1545 ईस्वी में उसने कालिंजर भी अभियान किया, और कालिंजर अभियान में गोला फटने के कारण वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है दोस्तों कि 1545 ईस्वी में जब शेर शाह सूरी जो है वो कालिंजर अभियान पर था, और उसी अभियान में युद्ध के दौरान उसने गोला दागा, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो गोला जो है वो एक बहुत बड़े पहाड़ से जाकर के टकराई, चट्टान से टकराई, जिसमें बहुत ज़्यादा विस्फोट होने की वजह से उसके शरीर पर विपरीत आकर के पड़ी, और उसके बाद में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। दोस्तों शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित एक मकबरा का निर्माण आरंभ करवाया था। और शेर शाह की मृत्यु के बाद में जब शेर शाह की मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसका पुत्र इस्लाम शाह ने इसे पूर्ण रूप से बनवाया। दोस्तों कृत्रिम झील के मध्य में स्थित यह इमारत जो है वो आकार में षटकोणीय है और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में ही, कि शेर शाह सूरी के द्वारा ही बिहार में रोहतास का किला बनवाया गया, और शेर शाह सूरी ने ही जब्ती प्रणाली चलवाई, जिसमें कि भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। कहने का मतलब है कि जब्ती प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें पहले भूमि की पैमाइश की जाती थी और भूमि के अनुसार ही किसानों के ऊपर कर लगाया जाता था या टैक्सेस लगाए जाते थे। इसके पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, एक टैक्स फिक्स कर दिया जाता था, चाहे वो आपके पास उतना ज़मीन हो या न हो, उतना टैक्स आपको हर हाल में देना होता था। लेकिन शेर शाह सूरी के द्वारा जब्ती प्रणाली चलवाई गई, और इस प्रणाली के तहत ये प्रावधान किया गया कि पहले किसानों के भूमि को या उसकी भूमि की पैमाइश की जाएगी, और जितनी भूमि होगी उसी आधार पर कर का निर्धारण किया जाएगा। फिर बाद में इसे अकबर भी अपना लिया। इस तरीके से बात करेंगे तो शेर शाह का जो शासन है वो सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और उसने संचार व्यवस्था जैसे कि संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, और इसके साथ साथ में राजस्व व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए हुए थे। दोस्तों शेर शाह के बाद में उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ में गद्दी पर बैठा, और फिर बाद में सूरवंश जो है वो 3 भागों में बंट गया। 1555 ईस्वी की बात करें तो 1555 ईस्वी में पच्छीवार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया और फिर सूरवंश का अंत कर दिया। कहने का मतलब है कि जो हुमायूं को या जिस हुमायूं को शेर शाह सूरी ने निर्वासित जीवन जीने के लिए बाधित किया था या उसे अपने साम्राज्य को छोड़ के भागने के लिए मजबूर किया था, फिर वहीं उसी शेर शाह सूरी का जो वंशज हुआ करते थे सिकंदर सूरी, उसी सिकंदर सूरी को फिर जब हुमायूं वापस आया तो फिर हुमायूं वापस आकर के 1555 ईस्वी में जब सरहिंद का युद्ध लड़ा तो उसी सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित किया, और फिर पराजित करने के बाद में दोस्तों दिल्ली से सूरवंश का जो शासन है उसको पूर्ण रूप से खत्म किया। इसके बाद में फिर बात करते हैं दोस्तों मुगल के बारे में कि मुगलों का शासन किस प्रकार से रहा था बिहार में। इसके बारे में बात करेंगे तो शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरशाह की या सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई।
कहने का मतलब है दोस्तों कि हुमायूं जो है वो दिल्ली पर शासन किया करता था और यहाँ पर शेर शाह सूरी बिहार में शासन किया करता था। लेकिन शेर शाह सूरी के मरने के बाद जब सूर्यवंश का अंत हुआ हुमायूं के द्वारा, हुमायूं जब सूर्यवंश पर आक्रमण किया और सूर्यवंश को पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद करके उसे ख़त्म किया, उसके बाद में शेर शाह सूरी के स्थान पर हुमायूं जो है वो भी बिहार में भी अपने मुगल साम्राज्य को आगे की ओर बढ़ाया या मुगल साम्राज्य में बिहार को भी मिला लिया। उसके बाद में बात करेंगे तो दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय में बिहार में ताज खां कररानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ और ताज खां कररानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कररानी ने इसका विरोध किया और अकबर ने उसे खंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और फिर 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और उसके बाद में दाऊद खां को पटना छोड़ करके वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, दाऊद खां के बारे में बात करें तो दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। कहने का मतलब है कि बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन था दोस्तों? वो था दाऊद खां। इसके बाद में 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल के द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया और फिर अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, अकबर के समय में राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से लेकर के 1594 ईस्वी तक बनाया गया और मान सिंह के समय में मुगल साम्राज्य जो है वो बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। इसके बाद में बात करेंगे तो मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया और जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्रों पर मुगलों को हीरा और सोने भी प्राप्त हुआ करते थे। दोस्तों, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतीय बनाया या प्रांतपति बनाया और इसके बाद में यह पद जो है वो केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया और फिर अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद करके उसका सौंदर्यीकरण करवाया। दोस्तों, उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं फर्रुखसियर ने ही 1713 ईस्वी में पटना में अपना एक औपचारिक राज्याभिषेक करवाया और यह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही ये सत्ता जो है वो कमज़ोर होती है और बिहार बंगाल का भाग बन जाता है। इसके बाद में बात करें तो मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बना रहा और उसके बाद में सरफराज खां नवाब बना। फिर उसके बाद में अलीवर्दी खां ने गिरिया की युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। कौन बना दोस्तों? वो बना अलीवर्दी खां। फिर इसी अलीवर्दी खां के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में, अर्थात मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहाँ, क्योंकि अंग्रेजों का सामना ही होता है दोस्तों बंगाल में अलीवर्दी खां से। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे तो जो कि यही अलीवर्दी खां रहा था जो कि गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और पराजित करने के बाद में बंगाल का नवाब बन गया और फिर उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर के अपने पद को अस्थायी बना दिया। इसके बाद में दोस्तों 1756 ईस्वी की बात करें तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की भी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु तक बिहार बंगाल एवं उड़ीसा का क्षेत्र पर दोस्तों उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण बना रहा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों बिहार में सिख धर्म के बारे में। बिहार में सिख धर्म के बारे में बात करें तो सिख धर्म और बिहार से संबंधित जो तथ्य हैं उसमें है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं और उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। दोस्तों, सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं वे हैं श्री तेग बहादुर। भी कहने का मतलब है कि तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो कि माँ बनने वाली थी और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, सिख धर्म के जो 10वें और अंतिम गुरु हुआ करते थे वे थे गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह का ही जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था, जबकि गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में वे 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी।
कहने का मतलब है कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। और वो कब किए थे दोस्तों? वो किए थे 1699 ईस्वी में। इसके बाद में तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने देखा मध्यकालीन बिहार के बारे में। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ से आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। आधुनिक बिहार के इतिहास में दोस्तों हम लोगों को किन किन टॉपिकों पर चर्चा करनी होगी इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का कैसे प्रवेश होता है, और फिर उसके बाद में बिहार में भी जो जनजातीय विद्रोह होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति और उसके बाद में बिहार, कहने का मतलब है कि 1857 ईस्वी की क्रांति से बिहार का क्या संबंध रहा था उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेतृत्व करने वाले कौन थे और किस प्रकार से बिहार से नेतृत्व हुआ था, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उस दौरान भी बिहार से बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद में पृथक बिहार का गठन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहने का मतलब है कि बिहार केवल एक अकेले ही बिहार प्रांत नहीं था। उस समय अंग्रेजों के समय तक दोस्तों बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये तीनों के तीनों मिलकर के एक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे। फिर बिहार कैसे अलग हुआ उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। बिहार में आखिरकार यूरोपीय कंपनी कैसे प्रवेश किए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो कि हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करने आते थे। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भारत में जब विदेशी कंपनियों का आगमन हो रहा था तो वहाँ से जहाँ पे वो अपने कोठी बनाते थे वहाँ से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यापार को संचालित किया करते थे और विभिन्न जगह पे आना जाना उनका लगा रहता था। इसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली जो आए हुए थे वो हुगली से पटना आए हुए थे नाव के द्वारा क्या करने, व्यापार करने के लिए। और वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और उसके बाद में मसाले आदि प्राप्त किया करते थे और इसका व्यापार करते थे। उसके बाद में 1632 ईस्वी में पटना में, जो कि पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत हुआ करता था, उसी में डचों ने अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और डचों की अभिरुचि थी दोस्तों सूती वस्त्र, सोरा इत्यादि। इसके बाद में बात करें तो अंग्रेजों का बारी आया। अंग्रेज आए दोस्तों 1620 ईस्वी में और ये पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई और उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में जाकर के मिली। दोस्तों एक अंग्रेज यात्री था जिसका नाम था पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया हुआ था और उसने यहाँ व्यापार की संवेदनाएं देखी तथा डच कंपनी को भी व्यापार करते हुए देखा। इसके बाद में अंग्रेजी कंपनी की जो फैक्ट्री है उसके वर्तमान में गुलजार बाग पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। दोस्तों डेनिश कंपनी के बारे में बात करेंगे तो डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। दोस्तों अंग्रेजों के समय में ये जो फैक्ट्री से कोई चीज़ का प्रोडक्शन से संबंधित नहीं था, बल्कि फैक्ट्री वह स्थल होता था जहाँ पर अंग्रेज काफ़ी मात्रा में सामानों का भंडार किया करते थे और फिर वहाँ से उस भंडारित सामान में से निकाल करके विभिन्न जगहों पर व्यापार किया करते थे। तो यहाँ पे फैक्ट्री का संबंध होगा दोस्तों भंडार गृह से। इसके बाद में बात करें तो मुगल शासक फर्रुखसियर जो कि 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, उसने ही 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता प्रदान कर दी थी। कहीं ना कहीं दोस्तों यही सब शुरुआती चरण है जहां से अंग्रेजों ने भारत पे अपना धीरे धीरे ही सही लेकिन पूर्ण रूप से वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद में बात करें तो इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में बात करेंगे तो बंगाल, बिहार और अंग्रेज का संबंध क्या रहा था। तो इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया और दूसरी ओर बंगाल के नवाब अली बर्दी खां मुगलों से हट करके एक स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। कहने का मतलब है दोस्तों फिर वही बात हो रही थी, यहाँ पर भारत के जितने भी स्थानीय शासक थे उन्हीं सबों में आपस में एकता नहीं थी, मतभेद हुआ करते थे और सब कोई अलग अलग प्रांतों में बंट करके अपना साम्राज्य या अपना शासन देख रहा था। ठीक वही बात हुई अंग्रेजों के समय में ही, जैसे कि हम लोग जानते हैं और यहाँ पे बता भी रहा है कि
बंगाल के नवाब जो है वो अलीवर्दी खां ये मुगल से हट करके एक अपना अलग स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, जिसकी वजह से ये दो स्वतंत्र सत्ता हो गई थी। और जहाँ तक बात करें तो अगर ये दोनों स्वतंत्र सत्ताएं एक साथ मिल गई होती तो इनकी पड़ला कुछ ज़्यादा भारी होती, लेकिन ये दोनों स्वतंत्र शासन चला रहे थे, अपना अलग अलग थे। इस वजह से बात करें तो ये अलग स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए यह संघर्ष स्वाभाविक था। इसके बाद में बात करेंगे तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका ही नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। दोस्तों 23 जून 1757 ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में एक पलासी की लड़ाई होती है, जिसमें कि सिराजुद्दौला पराजित होता है। और फिर उसके बाद में जब सिराजुद्दौला पराजित होता है तो उसके पराजय के बाद में मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया जाता है। कठपुतली नवाब कहने का मतलब है दोस्तों कि भले ही नवाब के पद पे वहाँ पे मीर जाफर बैठा हो, लेकिन शासन प्रशासन का कार्य जो है दोस्तों वो कंपनी ही देखा करती थी। कहने का मतलब है कि मीर जाफर जो है वो कंपनी के अधीन शासन किया करता था, वे कंपनी के इंस्ट्रक्शंस को पालन किया करता था। फिर बारी आती है 1760 ईस्वी की, और 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। दोस्तों मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली। हालांकि जब इस घटना को मीर कासिम ने देखा कि बंगाल का नवाब भले ही मीर जाफर हो, लेकिन सारी की सारी क्रियाएं जो है वो अंग्रेजों के द्वारा की जा रही है, तो इस बात को उन्होंने नोटिस किया। और जब उनका शासन करने का बारी आया तो मीर कासिम अंग्रेजों के शासनकाल में हस्तक्षेप करने लगे और फिर वे सोचने लगे कि मैं अपना शासन खुद चलाऊंगा। लेकिन ये बात फिर अंग्रेज पकड़ लिए कि कहीं ना कहीं ये सत्ता हम लोगों के हाथ से जा रही है। उसके लिए बात करें दोस्तों तो सबसे पहले काम इसने किया मीर कासिम ने कि अपनी राजधानी को बदला, और अपनी राजधानी को वो कहाँ, मुंगेर में स्थापित कर दिया। फिर स्थानीय व्यापारियों से वे करों को समाप्त कर दिया और इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। फिर अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटा करके पुनः दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसके बाद में बात करें तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो है वो भाग करके पटना आ गया, और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। दोस्तों इसके बाद में वह अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। दोनों से मिलने के बाद में ये तीनों की संयुक्त सेना बन गई, और ये तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में, और अंग्रेज जिसका नेतृत्व कर रहा था दोस्तों हेक्टर मुनरो, इन दोनों के बीच में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध होता है, जो कि बक्सर के युद्ध से प्रचलित होता है। और इस बक्सर के युद्ध में दोस्तों संयुक्त सेना की हार होती है। फिर इसके बाद में जब तीनों संयुक्त सेनाओं की हार होती है तो उसके बाद में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के तहत बात करें तो मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, उनको 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार देना पड़ जाता है। इसके बाद में बात करें तो 1766 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया जाता है। और फिर 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटा करके सिताब राय को कंपनी के द्वारा नायब दीवान बना दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं हम लोग 1770 ईस्वी के बारे में। तो 1770 ईस्वी में क्या होता है कि बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ जाती है। बंगाल और बिहार का क्षेत्र जो है उसमें 1770 ईस्वी में काफ़ी भयंकर अकाल पड़ जाता है, जिससे कि पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया ये सभी क्षेत्र जो है वो अकाल के प्रकोप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है, दूसरी बार अकाल पड़ता है। और इसके जांच अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों जॉन सोर, और जॉन सोर ने एक अन्नागार का निर्माण करने का सुझाव दिया था। और उसके ही सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्टिस के द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया था। कहने का मतलब है दोस्तों कि गोलघर का जो निर्माण वर्तमान समय में हम लोग गोलघर को देखते हैं, वो अंग्रेजों के समय में ये अन्न भंडार हुआ करता था। और कहने का मतलब ये अन्न भंडार बनवाने का उद्देश्य ही क्या था दोस्तों, बार बार अकाल पड़ना, और अकाल के लिए उसमें अन्न संग्रहित करने के लिए ही गोलघर का निर्माण करवाया गया था 1784 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया दोस्तों, तो ये निर्माण करवाया गया था जॉन सोर के द्वारा।
और इसका निर्माण करने वाला जो इंजीनियर था वो था दोस्तों ब्रिटिश इंजीनियर जिसका नाम था जॉन गार्टिस। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे हम लोग बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में। अंग्रेजों का जब वर्चस्व ज़्यादा बढ़ रहा था तो वर्चस्व बढ़ने के साथ साथ में अंग्रेज काफ़ी जुल्म भी करते जा रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोगों को वे काफ़ी कुदृष्टि से देखा करते थे और फिर उसके साथ में काफ़ी घटिया बर्ताव भी किया करते थे। तो उसी सभी कारण की वजह से कुछ कुछ विद्रोह भी हुए हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों जनजातीय विद्रोह के बारे में। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह भी हुए और बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करें तो वे है दोस्तों निम्नलिखित रूप से है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी तक चला था और ये कहाँ चला था? ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में चला था। इसके बाद में चेरो का विद्रोह चला था 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी तक और ये पलामू क्षेत्र में चला था जिसका नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह हुआ करते थे। इसके बाद में हो विद्रोह हुआ 1820-21 में। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? सिंहभूम में हुआ था, झारखंड का क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद में कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में और ये भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही हुआ जिसको नेतृत्व प्रदान किए थे दोस्तों बुद्धू भगत। उसके बाद में संथालों का विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह होता है दोस्तों 1855-56 ईस्वी में और ये होता है संथाल परगना के क्षेत्र में जिसका नेतृत्व करता थे दोस्तों सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव। इसके बाद में सरदारी विद्रोह होता है दोस्तों 1858 से 1895 ईस्वी के बीच में और ये होता है छोटा नागपुर के क्षेत्र और फिर सिंहभूम के क्षेत्र में। जबकि मुंडा विद्रोह होता है 1895 से 1900 ईस्वी तक और ये होता है छोटा नागपुर के क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इसके बाद में होता है ताना भगत विद्रोह 1913-14 में हुआ जो कि गुमला नामक क्षेत्र से हुआ था और इसका नेतृत्व करते थे दोस्तों जतरा भगत। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों संथाल विद्रोह के बारे में। तो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855-56 में और 1857 ईस्वी की क्रांति जब खत्म हुई तो उसके तुरंत पहले ही 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले यह विद्रोह जो है वो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ और इसे दामन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह एक जनजातीय विद्रोह था और जनजातीय शोषण के विरुद्ध में यह प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह माना जाता है। दोस्तों इस विद्रोह का कारण था बाहरी लोगों अर्थात दिकुओं के द्वारा शोषण, उसके बाद में माझी व्यवस्था और उसके बाद में परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि। कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो है दोस्तों वो क्या किया करते थे, जनजातियों के समक्ष या जनजातियों के साथ में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाने की प्रयास किया करते थे और इन्हीं कारणों की वजह से जनजातियों के द्वारा भी विद्रोह किया गया। दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व करता हुआ करते थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इसके बाद में यह विद्रोह असफल रहा लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जो बात करें तो संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम 1869 ये संथाल परगना और माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। इसके बाद में मुंडा विद्रोह के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में और यह भी एक जनजातीय विद्रोह था और जनजातीय विद्रोह में ये सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह माना जाता है। दोस्तों विद्रोह की जो व्यापकता है उसके कारण ही इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में इस विद्रोह का कारण दिकुओं के द्वारा शोषण, उसके बाद में फूटकटी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि शामिल था। दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया और उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा भी प्राप्त की थी और उन्होंने स्वयं को सिंहबोगा का अवतार बताया और उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिया था। इसके बाद में बात करेंगे तो इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में देखने को मिला जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था। इसके बाद में दोस्तों 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई और छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति की। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए कुछ विद्रोह और आंदोलन के बारे में बात करें तो उसमें पहला विद्रोह था वहाबी आंदोलन और वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे और उन्होंने ही अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। दोस्तों भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी
अर्थात रायबरेली के नेतृत्व में प्रदान किया गया, क्योंकि प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन का रूप में ये बदल गया। दोस्तों, भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र हुआ करते थे। प्रथम केंद्र था सितना, जो कि पश्चिम उत्तर सीमा पर था, और दूसरा केंद्र था पटना। और पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। इसके बाद में सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि को चुना। वे थे दोस्तों इनायत अली, उसके बाद में बिलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। ये 4 प्रतिनिधि हुआ करते थे दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी के, जो कि पटना में चुने गए थे। इसके बाद में बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था, जबकि वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान भी चलाया गया, जबकि वहाबी नेताओं के कारावास एवं मृत्यु दंड की भी सजा सुनाई गई और अंततः इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। उसके बाद में नोनिया विद्रोह होता है। नोनिया विद्रोह होता है दोस्तों 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में, और बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। दोस्तों, सोरा का उपयोग जो है वो बारूद बनाने के रूप में किया जाता था, और बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया के क्षेत्र में अधिक मात्रा में होते थे। दोस्तों, बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा को बेचना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद में लोटा विद्रोह हुआ था दोस्तों 1856 ईस्वी में, और यह विद्रोह जो है वो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। और जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय ले लिया। उसके बाद ही इस आंदोलन को शुरू किया गया। दोस्तों, कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। इसके बाद में 1857 ईस्वी की क्रांति और बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति जो है वो 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ था, और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। दोस्तों, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन उसके बाद में बात करें तो विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, और विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारे गए, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को वहीं पर दबा दिया, और पीर अली सहित कुल मिलाकर बात करें तो 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा भी दे दी गई। इसके बाद में 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की भी हत्या कर दी, और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। दोस्तों, सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिल करके विद्रोह को आगे की ओर प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद में 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालिक सारण, तिरहुत और चंपारण और इसके साथ साथ पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया, जबकि विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंच करके जेल से 400 कैदियों को मुक्त करवा दिए, और उन्होंने टिकारी राज पर हमला करने के बाद 10,000 रुपये लूट लिए। दोस्तों, इसके बाद में जगदीशपुर के जो जमींदार रहे थे बाबू कुंवर सिंह ने ही बिहार में हुई 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था, और उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रित किया, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 17 जुलाई 1857 ईस्वी को आगरा पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद में आगरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, और वे रीवा और बांदा के रास्ते से होते हुए वो लखनऊ पहुंच गए, और लखनऊ में उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दे दिया। दोस्तों, दिसंबर 1857 की बारी आती है।
दिसंबर 1857 की बात करें तो दिसंबर 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ में मिलकर के कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। लेकिन 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना का कुंवर सिंह ने बुरी तरीके से पराजित कर दिया। उसके बाद में शिवराजपुर घाट जो कि गंगा नदी के तट पर है, उसके पार करने के क्रम में ही सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह की बायां हाथ जो है वो घायल हो गया और उन्होंने अपनी बायां हाथ काट करके गंगा में प्रभावित कर दिया और ये कहते हुए किया कि हे गंगा मैया मैंने अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। कहा हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ को काट करके गंगा में विसर्जित कर दिया। फिर दोस्तों बारी आती है 26 अप्रैल की। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो छोटे भाई होते हैं अमर सिंह, उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा और आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जबकि उनके दूसरे भाई थे दोस्तों हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग भी दिया। दोस्तों अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में मोर्चाबंदी करके सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गई। दोस्तों विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए और महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों एक और प्रमुख घटना घटित होती है और वो घटना है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना बिहार में किस प्रकार से हुई इसके बारे में बात करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में AOU के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसका जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी के द्वारा ही की गई थी। और इस अधिवेशन में कुल मिलाकर बात करें तो भारत के विभिन्न प्रांतों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन इस अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। दोस्तों कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कुल मिलाकर के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात करें तो बिहार में एक 27वां अधिवेशन हुआ था जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों RN मुधोलकर। इसके बाद में 22वें के बाद में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में होती है और ये होते हैं दोस्तों गया में, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया जाता है। इसके बाद में बिहार में ही 54वां अधिवेशन होता है कांग्रेस का जो कि 1940 ईस्वी में होता है और ये होता है रामगढ़ झारखंड में, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे हम लोग बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में। दोस्तों बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी कर दिया गया या इसको प्रभावी किया गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि बिहार उस समय तक अर्थात 20 जुलाई 1905 ईस्वी तक ये बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था और बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों एक संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आते थे। लेकिन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बिहार के विभाजन की घोषणा की गई थी और यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसे प्रभावी किया गया। दोस्तों इसी विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ और बंगाल विभाजन के विद्रोह में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन भी मनाया गया। दोस्तों बात करें तो विरोध को और सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई और बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों एक और घटना घटित होती है जो कि वो मुजफ्फरपुर में घटित होती है और ये घटना है मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में होती है। दोस्तों मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री हुआ करती थी। दोस्तों बम कांड में उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, लेकिन
प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ये पूसा में पकड़े गए। दोस्तों, खुदीराम बोस को मात्र और मात्र केवल 18 वर्ष की आयु में ही 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। इस तरीके से दोस्तों अंत होती है खुदीराम बोस के जीवन का, जो कि एक बेहद ही उम्दा प्रवृत्ति के, बेहद ही आक्रामककारी प्रवृत्ति के आंदोलनकारी हुआ करते थे। दोस्तों, इसके बाद में होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में बात करेंगे तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में ही मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसके बाद में बात करें तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई और खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिंह उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह ये सचिव बनाए गए। इसके बाद में श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को और दूसरी बार 25 अप्रैल 1918 ईस्वी को वो पटना आई थी और उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत करवाया और इस आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की। अब प्रवेश होती है दोस्तों चंपारण में महात्मा गांधी की। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी का किस तरह से प्रवृत्ति होता है या किस प्रकार से नेतृत्व होता है बिहार में। सबसे पहले होता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, और 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें तो चंपारण में किसानों के लिए एक प्रणाली प्रचलित थी जिसका नाम था 3 कठिया प्रणाली, और 3 कठिया प्रणाली के तहत ही किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। दोस्तों, इस व्यवस्था के प्रति किसान में काफ़ी आक्रोश था क्योंकि नील की फसल जो है वो भूमि को बंजर बना रही थी और वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। कहने का मतलब है कि नील जो है वो एक और तो भूमि की उर्वरता को खा रहा था, भूमि की उर्वरता मार रहा था, और दूसरी तरफ नील की खेती से उन्हें विशेष आमदनी भी नहीं हो पाती थी। इसके बाद में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व पर ध्यान आकृष्ट किया और बृजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर के किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया और गांधी जी कोलकाता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी में पहुंचे, जो कि वर्तमान पूर्वी चंपारण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया और चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हार्डकर्क ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसके बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी और उसके परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे और महात्मा गांधी LC, उसके बाद में महात्मा गांधी LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, उसके बाद में DJ रीड एवं G रैनी इत्यादि इसके अन्य सदस्य थे। दोस्तों, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की थी और इस प्रकार गांधी जी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा था। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे वे थे राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद में मुरलीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, उसके बाद में रामनवमी प्रसाद और फिर शंभू शरण। ये सारे के सारे व्यक्ति जो है दोस्तों वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। इसके बाद में चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया यह प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी
विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के प्रसिद्ध आंदोलन किया। इसके बाद में एक किसान सभा का आयोजन किया जाता है। किसान सभा के बारे में बात करें तो 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव बने थे। इसके बाद में बात करेंगे तो 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की और नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। दोस्तों, बिहार किसान आंदोलन में कार्यरत या बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, उसके बाद में राहुल संकीर्त्यायन, उसके बाद में दोस्तों पंचानन शर्मा और उसके बाद में यदुनंदन शर्मा इत्यादि नेताओं ने शामिल हुआ। दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में शुरू हुआ और इसका तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। इसके बाद में बात करें तो नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बडहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सचिव NG रंगा थे। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे तो किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा इसका समाधान करना था। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे हम लोग एक फ्लो चार्ट को और इस चार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन के बारे में। प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों सोनपुर में 1929 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जबकि दूसरा प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन का आयोजन किया गया था गया में और ये हुआ था 1934 ईस्वी में, जिसमें अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी को बनाया गया था। इसके बाद में तीसरा जो प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हाजीपुर में 1935 ईस्वी में, जिसमें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं कुछ प्रमुख किसान नेता के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें है दोस्तों यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा का जो कार्य क्षेत्र रहा था वो रहा था गया, जबकि यमुना कियारी जो हैं वो दरभंगा और सारण के क्षेत्र से थे। उसके बाद में राहुल संकीर्त्यायन ये धंडावरी या अंबारी सिवान के क्षेत्र से थे, जबकि कार्यानंद शर्मा मुंगेर अर्थात बडहिया ताल से संबंध रखते थे। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में। खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 ईस्वी के बीच हुआ। दोस्तों, नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद में 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन जो है वो स्वतः निष्प्रभावी हो गया। इसके बाद में असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में बात करें तो असहयोग आंदोलन और बिहार के संदर्भ में पहला पॉइंट है कि सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। दोस्तों, बिहार में इससे पूर्ण बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो कि भागलपुर में था, उसमें राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। दोस्तों, नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया और उनके भाई राय बहादुर महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि भी लौटा दी। इसके बाद में मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा भी दे दिए। अगला पॉइंट है कि
असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। दोस्तों, राष्ट्रीय विद्यालय की प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 जनवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया और मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और बृजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बने। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान में मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की और 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने कि राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार भी किया। इसके बाद में 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद में गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत असरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्वराज पार्टी और बिहार के बारे में। दोस्तों, कांग्रेस का जब 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में किया गया तो उसमें बिहार के गया में ही यह अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास को बनाया गया। दोस्तों, इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिकाओं में भाग लेने के बहिष्कार पर निर्णय लिया गया, जबकि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू के और इत्यादि नेताओं के द्वारा या इन सभी ने विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे और उन्होंने मिल करके 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। दोस्तों, बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। दोस्तों, इसके बाद वाला पॉइंट है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी हुआ करते थे। जबकि साइमन कमीशन और बिहार के बारे में बात करेंगे तो साइमन कमीशन और बिहार से संबंधित पहला पॉइंट है कि साइमन कमीशन ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कहने का मतलब है कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय किया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी के जांच के उद्देश्य से आया हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करें तो 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी इत्यादि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना किया और 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई। दोस्तों, इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे, जबकि इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद में गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल आदि शामिल थे। दोस्तों, इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने और किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा था। अब बात करेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में बात करें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है कि प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी, जबकि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह को आरंभ किया गया और बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके किया गया। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया, जबकि मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की भी स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इसके बाद में दोस्तों इस आंदोलन के दौरान बात करें तो छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया।
एक कर हुआ करता था दोस्तों, ये कर था चौकीदारी कर, इसको ही बंद करने का प्रयास किया गया या इसको बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। जबकि सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी को या चौकीदारी कर को बंद भी कर दिया गया। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठित घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थापित करने तक बिहार में आंदोलन जो है वो काफ़ी सक्रिय रहा। इसके बाद में बिहार विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं तो ये हुआ था दोस्तों 1937 ईस्वी में। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ था और चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ी और उसमें 98 स्थानों पर वो विजय हुई थी। दोस्तों, कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला और फिर विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधान दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और राज्यपाल के द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को गठित हुआ और मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, वे बने। कहने का मतलब है कि तात्कालिक वे प्रधानमंत्री थे और वर्तमान समय में बात करें तो मोहम्मद यूनुस जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने का निर्णय के बाद में मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसके बाद में श्री कृष्ण सिंह जो है वो दोस्तों बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं और रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्याग पत्र दे दिया। अब बारी आती है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के बारे में। कहने का मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप या प्रारूप बिहार में किस तरीके से था। सबसे पहले बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जाता है और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद में बलदेव सहाय ने अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, उसके बाद में सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, उसके बाद में देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह है कि 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रहा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। दोस्तों, इसका गठन जो है वो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, उसके बाद में संचार साधनों को नष्ट इत्यादि करने के उद्देश्य से ही किया गया था। जबकि आज़ाद दास्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और उन्हें गिरफ्तार करके
हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, उसके बाद में सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, उसके बाद में गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद करके भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है कि नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ और इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे, जबकि आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ में राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उसके बाद में सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और रामानंद मिश्र और उसके बाद में अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। दोस्तों, आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रसार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था और 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अतः इसके बाद में आज़ाद दस्ता का प्रयास जो है वो शिथिल पड़ गया। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम से चलाया, जबकि सिवान की बात करें तो सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र जो है दोस्तों वो रहा था पटना का गांधी मैदान, जबकि 1942 ईस्वी में इसका नाम बदल करके पटना लॉन्च कर दिया गया था। फिर बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। इसके बाद में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कुल मिलाकर के 15,000 से भी अधिक व्यक्ति हैं वो बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा सुनाई गई, जबकि 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए थे। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों पृथक बिहार के गठन का। पृथक बिहार के गठन से संबंधित बात करें तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है और उन्होंने महेश नारायण उसके बाद में श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल के साथ मिलकर के 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे और इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, वर्ष 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। इसके बाद में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ, जिसमें कि पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सम्मिलित या सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ और इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। उसके बाद में वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो 12 दिसंबर वर्ष 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। जबकि इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, तो वह है कि आधुनिक बिहार से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। आधुनिक बिहार से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य है उसके बारे में बात करें तो वर्ष 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग की प्रचार प्रसार किया, जबकि 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमीन कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। इसके बाद में वर्ष 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे, जबकि कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। दोस्तों, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और उसमें से कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो वे हैं दोस्तों श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाया राय, श्रीमती हसन इमाम, उसके बाद में श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी इत्यादि हैं। दोस्तों, आशा सहाय की बात करें तो आशा सहाय वर्ष 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौट करके उन्होंने
महिलाओं को हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण दिया। दोस्तों गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जरिया देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारने में कामयाब रही। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा था, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो पुस्तक रचित है वो है दोस्तों चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। ये दो पुस्तक जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा खुद की लिखी हुई पुस्तक है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह है कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी और राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। जबकि 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और उसके बाद में श्री तंजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर के कोलकाता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। जबकि 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर सकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंधित एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक ये आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन रहा था। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जबकि 583 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हो गया। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे 544 के बारे में। तो 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार के द्वारा मगध का उत्थान किया गया और हर्यक वंश की स्थापना की गई। जबकि 455 ईस्वी में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया और 344 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना की गई। इसके बाद में बात करें 344 के बाद में 321 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था। तो 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। जबकि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई। जबकि 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत को प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में 320 ईस्वी गुप्त संवत का आरंभ हुआ और 365 ईस्वी में हुवेन सांग की बिहार यात्रा रही थी और 373 ईस्वी में ईद सिंह की बिहार यात्रा हुई थी। जबकि 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना है और 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय रहा था। दोस्तों 1225 ईस्वी की बात करें तो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल अभियान रहा था। जबकि 1224-25 की बात करें तो 1224-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार आगमन रहा था। उसके बाद में 1359 से 1360 के बीच में बात करें तो यह फिरोज शाह का बिहार अभियान रहा था और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान रहा था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले वर्ष के बारे में और अगली प्रमुख घटनाओं के बारे में। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों वर्ष 1529 के बारे में। तो 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा नुहानियों पर विजय प्राप्त किया गया और जबकि 1532 ईस्वी में हुमायूं का नुहानियों पर विजय हुआ। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई हुआ और शेर शाह की जीत हुई और 1539 में चौसा का युद्ध में शेर शाह की जीत हुई जबकि हुमायूं की हार हुई थी। उसके बाद में 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह जीता और सूर्यवंश की स्थापना हुई। इसके बाद में 1541 ईस्वी में शेर शाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया और 1545 ईस्वी में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। उसके बाद में 1545 ईस्वी में ही कलिंजर के युद्ध के दौरान शेर शाह का निधन हो गया और 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय हुआ था। इसके बाद में 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण करवाया गया और 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडरी की बिहार यात्रा रही और डचोन की व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी रही थी। कब दोस्तों 1632 ईस्वी में। इसके बाद में 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी के केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई जबकि 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इसके बाद में 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई और फिर 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी।
इसके बाद में 1713 ईस्वी की बात करें तो 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ और 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिल चुका है। दोस्तों 1740 ईस्वी की बात करें तो ये अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन हो गया और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जबकि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और 1570 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ता है। उसके बाद में 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण करवाया जाता है, जबकि 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ होता है। इसके बाद में 1555-56 की बात करें तो उस समय संथाल का विद्रोह होता है और फिर 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह होता है। इसके बाद में 1857 की बात करें तो 1857 ईस्वी में देवघर से बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसार होता है। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों 1865 ईस्वी की। तो 1865 ईस्वी में पटना अभियान के द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली घटना के बारे में। अगली घटना जो है वह है दोस्तों 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में दोस्तों बिहार में अकाल पड़ता है और 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है जीरादेई नामक स्थान पर, जो कि सिवान में है। इसके बाद में 1899 और 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन होता है और 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। कहने का मतलब है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में होती है और 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, जिसमें बिहार प्रदेश और उसके बाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन भी होता है। कब दोस्तों? 1908 ईस्वी में। इसके बाद में 1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है, जबकि 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन होता है और 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है और 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जबकि बिहार में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ भी 1916 ईस्वी में ही होता है। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना और 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन और फिर स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन, ये दोनों के दोनों घटनाएं वर्ष 1919 ईस्वी में घटित होती है। जबकि इसके बाद में बात करें तो 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन होता है और फिर उसके बाद में मजहरुल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की भी स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की जाती है, जबकि 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज्य दल का गठन किया जाता है। इसके बाद में 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है और 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह होता है। दोस्तों 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, जबकि 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। इसके बाद में वर्ष 1937 की बात करें तो वर्ष 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव होता है और 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। जबकि वर्ष 1940 की बात करें तो 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया जाता है और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल होता है और पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को ही होती है, जिसमें 7 छात्र शहीद होते हैं। इसके बाद में 1942 ईस्वी में आज़ाद दास्ता का गठन होता है और 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अंततोगत्वा वर्ष 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है वो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो जाता है। तो इस तरीके के साथ ही दोस्तों बात करें हम लोग तो यहाँ पे समाप्त होता है हम लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों आधुनिक बिहार का इतिहास। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो बिहार का जो इतिहास है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार का इतिहास, उसको पूर्ण रूप से हम लोग कवर करते हैं और स्थगित करते हैं आज के सेशन को यहीं पे। फिर आगे मिलेंगे हम लोग दूसरे सेशन में, जहाँ से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बिहार के भूगोल के बारे में। फिलहाल मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।